गुड मॉर्निंग भाई, आ जाओ सब लोग फटाफट। सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, जल्दी जल्दी जुड़ो भाई। सबको जय माँ सरस्वती। 6:30 से क्लास स्टार्ट होनी भाई, जल्दी जल्दी जुड़ो सब लोग। ठंडी बढ़ गया है सबका? ठंडी आ रहा है कि नहीं भाई? हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग। मनोज, अजय, आशीष, आयुषी, शिवम पटेल, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग भाई। सर 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 किसका माउस? जितेंद्र सागर, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, जय माँ सरस्वती। गोड़ लगा तानी सर जी। मनोज, अरे वाह, खुश रहो भैया। इस बार 90 फोड़ दो, ठीक है ना? सोने राम टूडू, गुड मॉर्निंग भाई। स्नेहा सिंह, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग भाई। जय माँ सरस्वती, सबको वेलकम। हाँ, जय माँ सरस्वती। मनोज, शिवम, नीरज, अनुपराम, गुड मॉर्निंग। हाँ, सूरज पासवान, नीरज यादव, अनुपराम, सबको गुड मॉर्निंग भाई। चलो ठीक है, अब थोड़ा सा रिवीजन में लेकर चलते हैं। राधे राधे, हर हर महादेव, ठीक है ना? चलो भाई, कल जो पढ़े थे थोड़ा सा रिवीजन में लेके आते हैं। क्या क्या पढ़े थे जरा देखें। क्वथनांक में उन्नयन पढ़ रहे थे हम लोग, है ना? राधे राधे भाई। हम लोग क्या पढ़ रहे थे भाई? क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है ना? ठीक है भाई, आओ। तो क्वथनांक में उन्नयन हमने कहा था, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलते हैं तो क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। बात समझ में आ रहा है ना? ये तो पढ़ा दिए थे भाई ना। वृद्धि हो जाती है क्वथनांक में, इस वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। कल का है, जब क्लास 6:30 से 6:30 से क्लास है, तब तक हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। ओके, इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। तो क्वथनांक में उन्नयन कितना हो जाएगा? डेल्टा टीबी बराबर विलयन का क्वथनांक टीबी माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक टीबी नॉट। कमलेश पटेल गुड मॉर्निंग, गोलू गुड मॉर्निंग, सुमित गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नॉट क्या मिलेगा? डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नॉट मिलेगा, ये कल दिखाए थे हम। उसके बाद तनु विलयनों के लिए क्वथनांक में उन्नयन कितना होगा? विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलर सांद्रता यम
के समानुपाती होगा। हाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर पे आ रहे हैं बच्चा, ऑस्मोटिक प्रेशर पे आ रहे हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर ले, है ना। आ रहे हैं 6:30 से क्लास है ना भाई, 4 मिनट बचे हैं, देखो इधर तो 2 मिनट बचे हैं ना, यहाँ पे टाइमिंग है, ठीक है। देखो भाई, तो क्या बोल देंगे हम इसको, तो टीबी डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू एम, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो क्या आता है, केबी आता है, तो केबी इंटू एम कह देंगे। यह एम क्या है, मोलल सांद्रता है, तो मोललता बराबर क्या होगा, 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, तो एम इक्वल टू एन अपान डब्लू होता है। एन का मान कितना होता है, डब्लू बाई एम, मोलों की संख्या एन बराबर डब्लू बाई एम होती है, एम इक्वल टू डब्लू बाई एम इंटू कितना हो जाएगा, कैपिटल डब्लू हो जाएगा। क्लियर है, उसी वैल्यू को उठा के यहाँ पे हम रख देंगे, ठीक है। एक बार रिवीजन करा रहे हैं भाई, फटाफट देखो, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लिख देंगे भाई, डेल्टा टी तो क्या है, यहाँ एम का वैल्यू प्लेस कर देंगे, केजी में है, अब केजी में तो ग्राम में लिखना होगा, तो क्या करेंगे 1000 से गुणा कर देंगे। क्लियर है भाई, हाँ पीडीएफ मिलेगी बच्चा, पीडीएफ मिलेगी, ठीक है ना, डोंट वेरी। रूपा विश्वकर्मा गुड मॉर्निंग, सुधीर वर्मा गुड मॉर्निंग, वीरेंद्र कुमार गुड मॉर्निंग, सोनू, अनूप, ठीक है ना, सबको गुड मॉर्निंग भाई। ठीक है भाई, कल कहाँ तक पढ़े थे, पराशर दाब से हमें फिर से स्टार्ट करना है, ठीक है ना, पराशर दाब से। चलो 1 मिनट बचा है, 1 मिनट में हम फटाक से आपका कमेंट देख लेते हैं, उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। बीच में कोई नहीं बोलेगा भाई, को जो समस्या हो बोल दीजिए, ठीक है ना, बीच में कोई नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप लोग क्लास पे ध्यान कम देते हैं, कमेंट पे ज्यादा ध्यान दे देते हैं। हम्म, अजय कुमार, हमको सर डाउट है। जितेंद्र, कितने दिनों में सर चैप्टर क्लोज होगा, आज चैप्टर खत्म कर लेंगे भाई, नियर अबाउट हमें लगता है, तो उसके बाद बचा इसका क्वेश्चन। कैसे हो सर, पुष्कर मिश्रा, ठीक है भाई। हाँ, कल की क्लास तो अभी नहीं पता है, सर से बात करके बताते हैं। ठीक है भाई, तो कल हमने आपको परासरण पढ़ा दिया, विसरण पढ़ा दिया, ठीक है ना, कल परासरण और विसरण पढ़ा दिया गया, ठीक है ना भाई। ध्यान देते हैं, तो अब परासरण क्या हो, परासरण दाब क्या होता है, चलिए वापस आइए। परासरण दाब, इसको कहते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ध्यान दीजिए, जय हनुमान सर, पीडीएफ नहीं मिलता है, पीडीएफ मिलेगा भाई, अभी हम हैं ना, पीडीएफ दे देंगे, क्लास ओवर कर लेने दो भाई, क्वेश्चन
पीडीएफ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स, डाउट सब क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। डाउट की क्लास हम जल्द ही लगवाएंगे आपके लिए, घबराओ नहीं, ठीक है भाई। चलो, मुस्कान सिंह, जय मां सरस्वती, कमलेश, पुष्कर, रोहित, अजय, पुष्कर, सूर्या, स्नेहा, ठीक है। लास्ट में हम नोट से दिखा के जाएंगे, ठीक है ना। स्नेहा सिंह, ठीक है। आओ भाई, परासरण दाब, परासरण दाब की बात क्या करते हैं, तो पहले परासरण क्या होता है 1 मिनट में जरा कमेंट करके बताओ, परासरण क्या होता है भाई। परासरण बताओ फटाक से, परासरण क्या होता है। तो हम कहते हैं परासरण में विलायक के कण, क्या बोलते हैं भाई, परासरण में विलायक के कण कम सांद्रता, विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं, गति करते हैं, ठीक है ना। हाँ, 6:30 से क्लास स्टार्ट हुआ। अभी पहली हेडिंग है परासरण दाब, ठीक है। चलो, परासरण में विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं, ये परासरण होता है भैया। बात समझ में आ रही है ना, यह परासरण होता है, ठीक है। तो यह परासरण हो गया। अब हमें क्या पढ़ना है, हाँ, कम सांद्रता, रोहित कुमार, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, वेरी गुड, ठीक है ना। ठीक ठीक। अब देखिए, परासरण दाब क्या होता है, तो इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जितना दाब देना पड़ता है, इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जितना दाब हम देंगे, जितना दाब हम लोग देंगे वही क्या कहलाएगा, परासरण दाब कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, हटाएं इसको। तो क्या लिख देंगे भाई, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए परासरण, शिवम पटेल, कल क्लास जरूर चलवाइए सर। अच्छा, देखते हैं। रोकने के लिए आवश्यक न्यूनतम दाब, रोकने के लिए आवश्यक न्यूनतम दाब परासरण दाब कहलाता है। बात समझ में आ गई। हाँ हाँ, परासरण दाब पहली हेडिंग है, पढ़ाना शुरू किए हैं। परासरण क्या होता है हमने पढ़ा रखा है कि परासरण में विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, तो हम क्या पढ़ा रहे हैं भाई, परासरण दाब पढ़ा रहे हैं। तो यह परासरण दाब, परासरण की क्रिया होती है, तो इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, मतलब यह परासरण न हो, हमें परासरण रोकना है, तो उसे रोकने के लिए कुछ दाब देंगे, वही दाब क्या कहलाएगा सर जी, परासरण दाब कहलाएगा। क्लियर है सबको। हाँ, अब गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भेजना भाई बंद कर दो, ठीक है ना। अब गुड मॉर्निंग बंद, बोर्ड पे ध्यान ज्यादा आप लोग देंगे। ठीक है भाई, हटाते हैं इसको।
ठीक है भाई। तो इधर से क्या करेंगे भाई, इस पे दाब इसे क्या अधिक सांद्रता है, इसमें क्या है कम सांद्रता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हाँ चैप्टर का नाम है विलयन, ठीक है ना। इधर ध्यान दीजिए, इसमें कम सांद्रता है, इसमें क्या है अधिक सांद्रता है। तो परासरण में क्या होता है कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, मतलब इधर वाले कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करेगा। ठीक है ना, इधर देखिए, तो इसमें होगा क्या कि जो विलायक के कण, इधर सांद्रता कम है ना, तो इधर से क्या करेंगे, इधर की तरफ गति करेंगे, कभी इधर से इधर की तरफ। तो एक काम करते हैं ना, इसका दाब इतना बढ़ा देते हैं कि एक को कण इधर से इधर आ ही ना पाए। और ये बीच वाला क्या है भाई, इसको बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली बोलते हैं। ठीक है भाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली बोलते हैं। ठीक है ना, तो इधर वाले को हम लोग क्या करें, पिस्टन लगा के दाब का मान बढ़ा दे, इसको पिस्टन बोलते हैं ना। पिस्टन लगा क्या करें, दाब बढ़ा दे, इसको क्या लगा रहे हैं भाई, दाब लगा रहे हैं ना। तो इसके द्वारा लगाया गया न्यूनतम दाब जिससे यह परासरण रुक जाए, मतलब कि इस अधिक सांद्रता वाले चैम्बर में इतना दाब लगा दें कि यह परासरण रुक जाए, क्योंकि परासरण अपने आप ही हो रहा है कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के कण जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई ये रुक जाए। तो उसको रुकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ दाब लगाना पड़ेगा, वही दाब क्या कहलाएगा, परासरण दाब। ठीक है भैया, नोट कर लो फटाक से, आगे चलते हैं। सुबन खान सर, आप मेरी बात नहीं सुनते हैं सर जी, टाइम से आएंगे तब ना बात सुनेंगे, क्लास के टाइम कैसे बात सुन लेंगे भाई। हाँ डायग्राम भी बना लीजिए आप लोग। चलिए देखिए आगे पॉइंट लिखते हैं। परासरण दाब को पाई से प्रदर्शित करते हैं, परासरण दाब को पाई से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं भाई, पाई से। भारती कुशवाहा सर, क्लास कब से चल रही है, नोटिफिकेशन नहीं आया। गया होगा भाई, आप ध्यान नहीं दिए होंगे। ठीक है, 6:25 से स्टार्ट हुई थी, पढ़ा रहे हैं 6:30 से। ठीक, चलो भाई, परासरण दाब को किससे प्रदर्शित करते हैं भाई, पाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मात्रक क्या होगा, परासरण दाब का मात्रक क्या क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे मात्रक हो जाएगा आपका एटीएम हो जाएगा। एटीएम का फुल फॉर्म होता है एटमॉस्फियरिक प्रेशर, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एटमॉस्फियरिक। ठीक है, ये चैप्टर आज ही खत्म करने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है ना। और क्या होगा इसका मात्रक, मात्रक होता है बार, और मात्रक क्या होता है टॉर, है ना। और क्या होगा, mmHg होता है, mmHg होता है, पास्कल होता है, और एक क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसी तरह बहुत सारे मात्रक हैं, ठीक है ना, ये इनके मात्रक हो गए। आगे चलें, विवेक बर्मान सर नोटिफिकेशन नहीं आया, हम लेट हो गए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अगले दिन से मत होइएगा। ठीक है भाई, आगे चल रहे हैं। चलो भाई, बात करते हैं परासरण दाब नापने की विधियां।
परासरण दाब मापने की विधियां। ठीक है ना। तो देखो भाई, यहाँ पे मापने की विधि आपको नहीं पढ़नी है, सिर्फ आप उसका नेम जानते रहिए कि कभी कभी बहुविकल्पी प्रश्न में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा और इस जो ऑप्शन मैं लिखवाने जो इसमें से कोई एक दिया रहेगा, पूछेगा परासरण दाब किस विधि से मापते हैं, परासरण दाब किस विधि से नापते हैं। तो पहली विधि है यहाँ पे फेफर विधि, फेफर विधि। और दूसरा हो जाएगा डी ब्रिज विधि। और तीसरा हो जाएगा मोर्स तथा फ्रेजर। फ्रेजर। और चौथा हो जाएगा टाउन सैंड, टाउन सैंड सरंध्र डिस्क विधि। डिस्क विधि। पांचवा हो जाएगा बर्कले तथा हार्टले। बर्कले तथा हार्टले विधि। और छठा हो जाएगा आपका जो लास्ट है जीव द्रव्य कुंचन। जीव द्रव्य कुंचन विधि। ठीक है। डिमॉर्गन विधि नहीं, डिमॉर्गन विधि तो यहां पे नहीं है भाई। डिमॉर्गन विधि यहां पे नहीं है। पेपर में आने का मतलब है या बहुविकल्पी क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है, ठीक है ना। बहुविकल्पी में कभी कभी आ जाता है। तो जानिए कि परासरण दाब को मापने की 6 विधि यहां पर हम आपको बता रहे हैं। परासरण दाब को मापने की 6 विधि आपको हम बता रहे हैं। कभी मान लो आ गया क्वेश्चन में, इसमें से किसी एक का नाम दे दिया, बाकी 3 ठो अदर नाम दे दिया, पूछेगा परासरण दाब किस विधि से मापते हैं। ठीक है ना। ठीक है ना। तो आप इसमें से कोई एक ऑप्शन दिया रहेगा, चूज कर लेना। ठीक है ना। हो गया। चलो चलो भाई आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट हेडिंग है परासरण दाब का नियम। नंदिनी सेकेंड केमिस्ट्री कौन सर पढ़ाएंगे। ठीक है, सेकेंड केमिस्ट्री सर पढ़ा रहे होंगे ना। प्रीति ठाकुर, गुड मॉर्निंग भाई। ठीक है, चलो परासरण दाब के नियम। ठीक है, परासरण दाब के नियम। ठीक है ना।
भगवती लाल कुमावत, क्या लिखे हो भाई? दाब। चलो भाई, बायल वांट हाफ का नियम, पहला इसमें आपको पढ़ना है क्या? बायल वांट हाफ नियम। क्या पढ़ना है भाई? बायल वांट हाफ नियम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बायल वांट हाफ नियम, ठीक है ना? तो देखो ये सब हाफ थे, इसीलिए हाफ वाला नियम दिया है। ठीक है ना? बायल वांट हाफ नियम, ध्यान दीजिए। ठीक है, अब इधर देखिए क्या है बायल वांट हाफ नियम। यह क्या होता है? तो कहते हैं स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब। ठीक है ना? स्थिर ताप पर मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, क्या हो? जो ताप हो क्या हो? नियत हो। टेम्परेचर क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए, तो उस विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होगा। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे हम सांद्रता को सी से दिखाएंगे, यहाँ पे हम सांद्रता को सी से दिखाएंगे, क्योंकि सांद्रता को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? कंसंट्रेशन। सांद्रता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन। तो सांद्रता को हम सी से कहेंगे, ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है? तो हम भाई फार्मूले पर ही आ रहे हैं, परासरण दाब के फार्मूले पर ही आ रहे हैं, घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना? ध्यान दीजिए। तो स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब, क्या? स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब विलयन के सांद्रता के समानुपाती होगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो परासरण दाब को पाई से दिखाते हैं, परासरण दाब को पाई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं भाई? पाई से। पाई प्रोपोर्शनल हो जाएगा सी के। पाई प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? सी के हो जाएगा, ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है? भैया इंग्लिश भी लिखेंगे, इंग्लिश कैसे लिख दें? अभी आप लोग यूपी बोर्ड से हैं, अभी कहने लगेंगे सर जी जैसे संस्कृत चली गई उसी तरह हिंदी भी चली जाएगी, फिर वही वाली बात आ जाएगी, ठीक है ना? ठीक है ना? चलो, तो क्या बोलेंगे? स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है? स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है भाई? ठीक है, तो मानते हैं कि माना परासरण दाब कितना है भाई? पाई, तथा विलयन की सांद्रता कितनी है? सी है। ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है? तो क्या बोल देंगे भाई? पाई प्रोपोर्शनल टू सी। तो पाई इज इक्वल टू, अब देखो भाई हम बार बार कह रहे हैं कि कोई
प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट जोड़ा जाता है। यहाँ पे कांस्टेंट हम लोग के जोड़ेंगे, क्या जोड़ते हैं भैया, के कोई कांस्टेंट जोड़ देते हैं, इंटू सी हो जाएगा। तो पाई बाई सी इज इक्वल टू के, मतलब ये क्या है, एक नियतांक मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, एक नियतांक मिलेगा। बात समझ में आ रहा है। तो अब इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, पाई 1 अपान C1 इज इक्वल टू पाई 2 अपान C2 बोल सकते हैं सर, है ना, क्योंकि कांस्टेंट है। अब इसी तरह बराबर पाई 3 अपान C3 डॉट 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 बोल सकते हैं। तो अगर हम दो टर्म को लें तो क्या बोल सकते हैं, पाई 1 बटे पाई 2 बराबर C1 बटे C2 बराबर नियतांक होगा। ये आगे कांस्टेंट इसी तरह मिलता रहेगा। कोई समस्या है तो बोलिए भाई। अमित कुमार यादव सर, मैं बिहार बोर्ड से हूं। अबू सर जी, हम बिहार बोर्ड से हैं। ठीक है भाई, बिहार बोर्ड से हम समझ रहे हैं। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं, यहां तक नोट कर लो, आगे चलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। कहेंगे चूंकि, कहेंगे चूंकि, दो भाई, ये जो सांद्रता होती है, दूसरी लाइन समझ में नहीं आई। तो स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो आपने मान लिया परासरण दाब पाई है और विलयन की सांद्रता सी है, तो क्या लिख सकते हैं, अच्छा दूसरी लाइन समझ में नहीं, थोड़ा नीचे करते हैं आपके लिए, है ना, यही लिखा है। देखिए, तो पाई प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, पाई प्रोपोर्शनल टू सी हो जाएगा। तो भाई प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब जब हटाते हैं कोई कांस्टेंट जोड़ते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, एक कांस्टेंट जोड़ते हैं। जब कांस्टेंट जोड़ेंगे तो उस कांस्टेंट को हमने के बोल दिया है। अब देखो इधर, इस सी को लेके आओ बटे में, के को रहने दो, सी के लेके आ जाओ बटे में। तो पाई बाई सी किसके बराबर होगा, के बराबर। के हमने क्या जोड़ा है, कांस्टेंट जोड़ा है। तो जो पाई मतलब परासरण दाब और सांद्रता का जो रेशियो है, अनुपात है, मतलब विलयन के परासरण दाब और विलयन के सांद्रता का जो अनुपात है, रेशियो है, वह कांस्टेंट मिलेगा। तो देखो इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, पाई 1 C1 बराबर पाई 2 C2 पाई 3 C3 डॉट डॉट डॉट, कई प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब पाई 1 अपान पाई 2 C1 अपान, देखो इसको इधर लेके आ जाओ, इसके बटे में इसको इधर तेरे गुणा कर दो। तो पाई 1 बटे पाई 2 बराबर C1 बटे C2 बराबर नियतांक। ये सर क्यों बता रहे हैं, तुम लोग सोच रहे हो ना कि दिमाग में सर बता क्यों रहे हैं, है ना, यही सोच रहे हो बता क्यों रहे। तो ध्यान दो भाई, जब दो विलयन आ जाए, कितने विलयन आ जाए, दो विलयन आ जाए, ठीक है ना, जब दो ठो विलयन आ जाए और दोनों के लिए परासरण दाब दिया हो और एक के लिए सांद्रता दिया हो और दूसरे के लिए सांद्रता न दिया हो, तो सांद्रता इस फार्मूला से निकाल लेंगे। तो इसी से यही लगा के हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे यहां से। ठीक है ना, मरियम सर प्लीज टेल मी, बोलिए क्या बोलना है भाई। चलिए भाई आते हैं, कहेंगे चूंकि चूंकि C बराबर 1/v, चूंकि C बराबर 1/v होता है, सांद्रता बराबर क्या होता है, 1/v आयतन होता है। v क्या होता है, आयतन होता है। यहीं पे रिप्लेस कर देंगे वैल्यू को, यहीं पे क्या करेंगे भाई, हम लोग रिप्लेस कर देंगे।
बात समझ में आ रहा है ना? ध्यान दो, तो यह वाला फार्मूला देख रहे हो ना, तो देखो चूंकि C बराबर 1/v होता है, सत्र बता दीजिए, सत्र क्या होता है भैया? सत्र की सूत्र? अंकित, सरोज, कुछ समझ नहीं आया भाई, क्या कहना चाहते हैं आप? ठीक है ना, ध्यान दीजिए भाई। तो पाई बटे सी बराबर कांस्टेंट है, पाई बटे सी बराबर क्या है? कांस्टेंट है। तो अब इस सी का मान रख दे इसी वाले समीकरण में, इसको समीकरण 1 मान ले, अगर सपोज कर ले समीकरण 1 है, तो क्या हो जाएगा? पाई बटे 1/v बराबर के। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि पाई भी बराबर के, पाई भी बराबर कितना हो जाएगा? के। ठीक है, जब पाई भी बराबर के हो जाएगा सर, तो यहां से हम बोल देंगे कि भाई देखो दा, यह पराशरण दाब हो गया, यह आयतन हो गया, यह भी क्या मिला आपको? कांस्टेंट मिल गया। यह भी क्या हो गया? कांस्टेंट मिल गया। यह भी क्या मिल गया भाई? कांस्टेंट मिल गया। जब कांस्टेंट मिल गया तो हम यहां से बोल सकते हैं क्या कि पाई 1 v1 बराबर पाई 2 v2। बोलो भाई, ठीक है। देखो इधर जैसे हमने बोला था कि भाई पाई 1 बटे पाई 2, अब C1 बटे C2 है, बराबर कांस्टेंट ला गया। इसी तरह हम बोल सकते हैं क्या? पाई भी बराबर कांस्टेंट हो गया, दैट मीन्स बोल सकते हैं पाई 1 v1 बराबर पाई 2 v2। तो यहां से भी हम बोल सकते हैं क्या कि देखो अब पाई 2 को बटे में लाओ, तो पाई 1 बटे पाई 2 बराबर v2 बटे v1। यह वाला भी फार्मूला नोट कर लीजिए। हो गया भाई, चलो। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट एक फिक्स नंबर वैल्यू होती है, किसी भी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए एक फिक्स वैल्यू होती है जिसे हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। हाँ, न्यूमेरिकल बोर्ड में आता है भाई, और न्यूमेरिकल भी कराएंगे, ठीक है। चलो भाई आगे, आगे चलते हैं। अगला हम लोग पढ़ेंगे भाई चार्ल्स वांट हाफ नियम। चार्ल्स वांट हाफ नियम, चार्ल्स वांट हाफ नियम। के क्या होता है? के कांस्टेंट है, ठीक ना। चार्ल्स वांट हाफ नियम, देखिए कहते हैं स्थिर सांद्रता या आयतन पर क्या होता है यार? स्थिर सांद्रता या आयतन पर, स्थिर सांद्रता या आयतन पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप, उसके परम ताप को कैपिटल टी के समानुपाती होता है। ठीक है ना।
न्यूमेरिकल नहीं समझ में आता है, आएगा आएगा, हम कराएंगे भाई, सबको न्यूमेरिकल समझ में आएगा। अलियास, ठीक है ना, हर्ष, ठीक। बात समझ में, स्थिर सांद्रता या आयतन पर, स्थिर सांद्रता या आयतन पर किसी विलयन का परासरण दाब, किसी विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, और परम ताप को बच्चा हम लोग केल्विन में नापते हैं, परम ताप को हम लोग केल्विन में नापते हैं, जो केल्विन में ताप होता है ना उसे परम ताप बोलते हैं। ठीक है, चलो लिख लेते हैं भाई, चार्ली, चार्ली वांट ऑफ रूल, चार्लीज वांट ऑफ रूल। हम पूरी बुक पढ़ाएंगे, घबराने की बात नहीं है, कुछ भी नहीं छूटेगा, पूरी की पूरी बुक ही पढ़ा देंगे, ठीक है ना। चलो भैया, क्या कर रहा है, परासरण दाब मतलब पाई, परासरण दाब क्या होता है भाई, पाई, परासरण दाब हो गया पाई, कर परम ताप के समानुपाती मतलब कैपिटल टी, बता तो रहे हैं। परम ताप क्या होता है भाई, जो केल्विन में टेम्परेचर हम नापते हैं उसे परम ताप बोलते हैं, केल्विन में जो टेम्परेचर हम मापते हैं उसे क्या कहते हैं भाई, परम ताप। अब केल्विन में जैसे सपोज करो कि हमें ताप डिग्री सेल्सियस में दे दिया, कितना, 27 डिग्री सेल्सियस है, अब इसे परम ताप में बदलने के लिए कर दो K बराबर सर 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस, यह फार्मूला होता है, ठीक है। तो अब इसको परम ताप में बदलने के लिए कर दो 273.15 प्लस का 27 हो जाएगा बच्चा, 0.15 को हम लोग नेगलेक्ट करके चलते हैं, ठीक है ना। तो K इक्वल टू कितना हो जाएगा, यह 300.15 केल्विन टेम्परेचर आता है, यह क्या निकलेगा, परम ताप निकल के आएगा। यस यस, कमेंट देखते नहीं है सर, पागल है क्या, अच्छा, अरे वाह यस, बहुत अच्छी बात कर रहे हो यार। इधर देखो, तो अगर हमें डिग्री सेल्सियस में दिया हो तो केल्विन में बदल लेंगे, और केल्विन में जो टेम्परेचर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, परम ताप बोलते हैं। तो 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस है, इसको ऐसे आसानी से हम लोग, ठीक है ना। ठीक, चलें आगे, आगे देखो भाई, तो फिर से प्रोपोर्शनलिटी, कोई साइन हटाते हैं, कोई कांस्टेंट जोड़ेंगे यहां पे, ठीक है भाई, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, कोई कांस्टेंट जोड़ेंगे, तो पाई इज इक्वल टू हो जाता है के टी, तो यहां से बोल देंगे पाई बटे टी बराबर के, फिर से कांस्टेंट मिल जाएगा, तो पाई 1 बटे T1। वेलकम है राजू राठौर, वेलकम है भाई, आप न्यू स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो यहां से बोल सकते हैं भाई पाई 1 बटे T1 इज इक्वल टू पाई 2 बटे T2, तो यहां से हो जाएगा पाई 1 बटे पाई 2 बराबर T1 बटे T2, यह फार्मूला मिलेगा आपको, ठीक है ना। बात समझिए, क्वेश्चन में कह रहा स्थिर सांद्रता या आयतन पर, क्या कह रहा, स्थिर सांद्रता या आयतन पर, मतलब सांद्रता उसकी कांस्टेंट होनी चाहिए, ओके यस ओके। किसी विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है, तो परासरण दाब बच्चा होता है पाई प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा टी, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देंगे हम लोग, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देंगे, कोई कांस्टेंट जोड़ते हैं, कांस्टेंट एक वैल्यू होती है, हर विलयन के लिए अलग अलग आता है ना, सबके लिए अलग अलग होता है, वो आपके एग्जाम में कांस्टेंट की वैल्यू दे रखे रहेंगे, ठीक है ना। आगे
तो पाई इक्वल टू KT हो जाएगा, तो पाई बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है ना। बहुत रेयर केस में आपके एग्जाम में आएगा, लेकिन बाई द वे मान लो आ गया तो आप लोग को ऐसा ना हो कि हमें पढ़ाया ही ना गया है, ठीक है ना, बहुत रेयर केस में आता है। तो पाई बाई टी इक्वल टू के हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं पाई 1 बटे T1 इक्वल टू पाई 2 बटे T2, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं पाई 1 बटे पाई 2 बराबर T1 बटे T2, ये फार्मूला हो जाएगा। चलो भाई इसको नोट कर लो, आगे चलते हैं। चलो भाई आगे चलते हैं, फटाक से नोट करो। ठीक है भाई, चलो यहाँ तक फटाक से नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। चलो भाई, समपराशरी विलयन, समपराशरी विलयन इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। हाँ न्यूमेरिकल करवा देंगे। आइए, समपराशरी विलयन क्या होते हैं। चलो तो हम कहते हैं ऐसे दो विलयन, सपोज करो यहां पर आ जाओ भैया, एक विलयन इसमें ले लेते हैं, एक विलयन इसमें ले लेते हैं। यह एक विलयन यह हो गया, हम कहते हैं विलयन 1 है, यह विलयन 1 है, और यह क्या हो गया विलयन 2 हो गया, ठीक है ना। देखो भैया, सब किसी भी बोर्ड से रहिए, हम कोशिश करेंगे हर बोर्ड का एग्जाम हो जाए, ठीक है ना। सबके लिए पर्याप्त मैटर पढ़ा रहे हैं, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। देखिए अब यह विलयन 1 हो गया, यह विलयन 2 हो गया, हमने दो ठे विलयन ले लिया, बात समझ में आ रहा है ना। यह विलयन 1 हो गया, विलयन 2 हो गया, हमने कितना विलयन ले लिया भैया, दो ठे विलयन ले लिया। तो अब यदि इन दोनों विलयनों का आपस में परासरण दाब क्या हो जाए, बराबर हो जाए, इनका क्या हो जाए परासरण दाब, क्या हो जाए भाई परासरण दाब आपस में क्या हो जाए बराबर हो जाए, परासरण दाब क्या हो जाए बराबर हो जाए। बात समझ आ रहा कि ऐसे दो विलयन जिनके परासरण दाब आपस में बराबर हों क्या कहलाएगा, समपराशरी विलयन। ठीक है ना, ऐसे दो विलयन जिनके परासरण दाब आपस में बराबर हों समपराशरी विलयन कहलाते हैं।
ठीक है ना। क्लास का टाइम है 6:30, 6:30 से है, ठीक है ना। चलो भाई डिफिनीशन भी लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो डिफिनीशन लिख लेते हैं इसके लिए। स्थिर ताप पर ऐसे दो विलयन जिनके परासरण दाब बराबर हो परासरण दाब बराबर हो समपरासरी बोलो भैया, ठीक है ना। स्थिर ताप पर ऐसे दो विलयन जिनके परासरण दाब बराबर हो समपरासरी विलयन कहलाते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, चलें, चलो आगे चलते हैं। हो गया है ना, आगे चलें, चलो। अगला है अति परासरी और अल्प परासरी विलयन। अति परासरी और अल्प परासरी विलयन। परासरण दाब के दो ही नियम हैं, नहीं नहीं और नियम है, जैसे एवोगाद्रो का है, यह भी है, लेकिन एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं पूछता है तो उतना डिटेल में नहीं चल रहा है, ठीक है ना। ठीक है, चलो इसको बोलेंगे हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। चलो भाई बैक कर दिए, फटाक से नोट करो। ठीक है, चलो। विलयन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम सिर्फ बाइनरी विलयन पढ़ रहे हैं ना, द्विअंगी विलयन पढ़ रहे हैं। विलयन कई प्रकार के बनते हैं, लेकिन जो हम विलयन पढ़ रहे हैं वह द्विअंगी विलयन है, ठीक है ना। चलिए चलिए आइए, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब अति परासरी और अल्प परासरी विलयन, यह क्या होता है? आइए देखिए, कहते हैं भाई निश्चित ताप पर, क्या बोलेंगे?
क्या बोलेंगे, निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर ऐसे दो विलयन, ऐसे दो विलयन जिनके परासरण दाब, जिनके परासरण दाब समान नहीं होते हैं, समान नहीं होते। बात समझ में आ रहा है ना, बात समझ में आ रहा है। पहले पहले हम क्या डिफिनेशन में लिख दिया, निश्चित ताप पर ऐसे दो विलयन जिनके परासरण दाब समान नहीं होते हैं। बात समझ में आ रहा है ना, निश्चित ताप पर ऐसे दो विलयन जिनके परासरण दाब समान नहीं होते हैं। भाई जब नहीं होगा तो एक का कम होगा, दूसरे का क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है ना, एक का क्या होगा, कम होगा, दूसरे का क्या होगा भाई, ज्यादा होगा। जब एक का कम और दूसरे का क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो कम वाले को क्या बोलेंगे और अधिक वाले को क्या बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अवगाद्रो का नियम, ठीक है भाई, अवगाद्रो का नियम पढ़ा देते हैं, पढ़ा देते हैं भाई। ठीक है ना, तो देखो भाई, समान नहीं होगा तो क्या होगा, तो एक का अधिक होगा, दूसरे का कम होगा, तो बोलेंगे उसमें से अधिक परासरण दाब वाला, अधिक परासरण दाब वाला अधिक परासरण दाब वाला विलयन अति परासरी तथा कम परासरण दाब वाला विलयन अल्प परासरी विलयन कहलाता है। ठीक है, ठीक है भाई, देखो इसको फटाक से लिखो तो आगे डायग्राम बनाए। ठीक है, ठीक, आगे चलते हैं। देखो भाई, तो हम मान लेते हैं कि एक चैम्बर है, इसमें दो विलयन है। ठीक है भाई, और इसका परासरण दाब, इसका परासरण दाब हमने मान लिया कि पाई 1 है, और इसका परासरण दाब हमने मान लिया
पाई 2 है। कितना भाई? पाई 2 है, ठीक है ना। तो हम कह देंगे कि पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2। पाई 1 इज ग्रेटर देन क्या मान ले? पाई 2। विवेक कुमार, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। तो इसको हम क्या बोल देंगे भाई? जिनका परासरण दाब है ज्यादा वह क्या कहला जाएगा? अति परासरण। क्या कहलाएगा? अति परासरी, है ना। और इसका परासरण है कम तो क्या कहलाएगा? अल्प परासरी। कोई समस्या वाली बात? हेनरी का नियम शुरुआत में पढ़ा दिए। ठीक है भाई, चलें आगे, आ जाओ, चलो आगे। अब अगला है प्रतिलोम परासरण। इंग्लिश भी लिख दे भाई इसका, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है भाई, ध्यान दीजिए। यदि हम किसी विलयन पे, पहले ध्यान दीजिए परासरण क्या होता है तब इसको थोड़ा समझाते हैं। पहले परासरण देख लेते हैं फिर से एक बार। हम कहते हैं इसमें क्या है भाई? इसमें कम सांद्रता है और इसमें क्या है? अधिक सांद्रता। इतना मान लिए, ठीक है ना। इसमें कम सांद्रता है और इसमें क्या है? अधिक सांद्रता है। क्लियर है? ठीक, एक बार और समझा दें। चलो भैया एक बार और समझा देते हैं। क्या करा? निश्चित ताप पर ऐसे दो विलयन जिनके परासरण दाब समान नहीं होते हैं, जिनके परासरण दाब समान नहीं होते हैं। सोनू यादव, अरे नहीं भाई, भगवती हम बता रहे हैं, अभी आ रहे हैं वहीं पे, ठीक है ना। ठीक है भाई, तो ऐसे दो विलयन जिनके परासरण दाब समान नहीं होंगे। भाई परासरण दाब जब समान नहीं होगा तो क्या होगा? एक का ज्यादा होगा दूसरे का कम होगा। तो जिसका ज्यादा होगा अति परासरी और जिसका कम होगा वह अल्प परासरी। तो देखो मैंने क्या लिखा है, उसमें से अधिक परासरण दाब वाला विलयन अति परासरी तथा कम परासरण दाब वाला विलयन अल्प परासरी। क्या समस्या हो रही है भाई आपको? ठीक है, आगे देखो। तो हमने क्या किया भाई? डायग्राम बना दिया। हमने मान लिया कि इसका परासरण दाब कितना है? पाई 1 है। इसका परासरण दाब क्या है? पाई 2 है। तो हम लेट कर लेना क्या कि पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2। पाई 1 का जो परासरण दाब है वो बड़ा है, परासरण दाब इसका बड़ा है, तो जिसका बड़ा रहेगा वह अति परासरी और जिसका कम रहेगा वह अल्प परासरी। ठीक, ठीक है भाई, चलें। चल, तो परासरण में क्या होता है?
कि हम एक ही विलयन को दो चैम्बर में बांटते हैं, तो इसमें क्या होता है, विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं। ऐसे कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के कण गति करते हैं। ठीक है ना, बात समझिए। परासरण में क्या होता है, विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं। बात समझ में आ रही है। कम सांद्रता, इसमें अधिक सांद्रता, तो कम सांद्रता से अधिक, मतलब कम से अधिक की तरफ क्या होगा, विलायक के कण गति करेगा। तो इसको रोकने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं इस पे, मतलब परासरण की क्रिया, परासरण क्रिया को रोकने के लिए हम क्या लगाते हैं, इस पर परासरण दाब लगाते हैं। तो परासरण क्रिया क्या होती है, रुक जाती है। बात समझ में आया कि नहीं, समझो। तो परासरण दाब जब हम परासरण क्रिया के ऊपर लगाते हैं तो परासरण क्रिया रुक जाती है, मतलब किसी विलयन के ऊपर परासरण दाब लगाते हैं तो उसमें जो परासरण हो रहा है वह रुक जाता है। क्लियर है, तो परासरण रुक जाता है। लेकिन हम यदि जो दाब लगा रहे हैं परासरण दाब से ज्यादा दाब लगा दें, परासरण दाब से क्या लगा दें, ज्यादा दाब लगा देंगे, तो जब और ज्यादा दाब लगा देंगे तो भाई यह प्रोसेस रिवर्स हो जाता है, इधर से इधर की तरफ। तब जो विलायक के अणु हैं वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करने लगते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिलोम परासरण। क्या बोलते हैं, प्रतिलोम परासरण, इंग्लिश में बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। बात समझ में आ रही है, फिर से एक बार समझो, एक बार फिर से समझो भाई। ठीक है, सबका आ रहा है, ठीक है ना, सबका आ रहा है। अभी थोड़ा रुक जाइए आप लोग, ध्यान दीजिए। क्या कह रहे हैं कि भाई परासरण क्या होता है, परासरण क्या होता है कि यदि कोई भी दाब वाब ना लगाएं, ठीक है ना, कोई दाब वाब न लगाएं, हाँ विसरण की तरह हो जाता है। देखो वेरी गुड रोहित कुमार, हाँ विसरण की तरह यह भी हो जाता है। बात समझ आ रहा है ना, मतलब परासरण दाब का मान इतना, परासरण दाब से जब ज्यादा बढ़ा देंगे ना तो विसरण की तरह काम करने लगता है। वेरी गुड, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। तो अगर परासरण होगा तो सिर्फ परासरण की बात कर लें तो परासरण में क्या होता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक की अणु गति करते हैं। ठीक है ना, परासरण दाब क्या होता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक की अणु गति करते हैं। लेकिन हम जब परासरण दाब इसके ऊपर लगा देते हैं तो परासरण की क्रिया रुक जाती है, परासरण की क्रिया क्या होती है, रुक जाती है। ठीक है, अब परासरण दाब का मान इतना बढ़ा दें कि यह क्रिया रिवर्स हो जाए, मतलब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर हो जाए। ठीक है ना, तो यह रिवर्स हो जाएगा। जब ये इधर से इधर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, मतलब इसके अणु इधर से इधर आने लगेंगे। इसके ऊपर क्या लगा दिए हम लोग, इसके ऊपर हमने दाब लगा दिया। जब दाब लगाया तो इसके अणु इधर से इधर आने लगे, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिलोम परासरण। क्या बोलते हैं भाई, प्रतिलोम परासरण। देवेंद्र साहू, विपिन बिंद, आप 10 दिन से कमेंट कर रहे हैं, सॉरी, उसके लिए माफी चाहते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे। तब इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। यदि किसी विलयन पर परासरण दाब
यदि किसी विलयन पर परासरण दाब, यदि किसी विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए, से अधिक दाब लगाया जाए, है ना। यदि किसी विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए तो परासरण की दिशा को विपरीत किया जा सकता है। तो परासरण की क्रिया को विपरीत किया जा सकता है। परासरण की क्रिया को क्या कर सकते हैं भैया, विपरीत किया जा सकता है, जिसे प्रतिलोम परासरण कहते हैं। बोलो भैया, कोई समस्या वाली बात है तो बताइए। रवि मिश्रा, हेलो हेलो। अनिकेत, हेमंत, विशेष, शिवम तिवारी, सुभन खान, सौरभ, ठीक है भाई। चलो, अब बात आती है कि सर इसका उपयोग कहां करते हैं। यहीं पे लिखते हैं कि सर इसका उपयोग कहां करेंगे। मरियम, सर हमारा रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हैं, क्लास छोड़ के चली जाऊंगी। अरे भैया क्यों क्लास छोड़ के जाओगी, इधर देखो, पढ़ा रहे हैं ना, देखो इधर। तो अब देखो इधर कि भाई प्रतिलोम परासरण का उपयोग कहां पे करते हैं, ठीक है ना। तो जल के शोधन में कहां करते हैं, जल के शोधन में। कहां उपयोग करते हैं, जल के शोधन में, जल को शुद्धिकरण करने के लिए। अनुपराम, सर 15 कमेंट। विशेष सर, ओके। ठीक है ठीक है, चलें आगे चलते हैं। तो देखो हमने कुछ छोड़ रखा है भैया, तो उसको थोड़ा सा पढ़ा देते हैं ना। तो एक और पढ़ लो, परासरण दाब वाले में एक और था, उसको वापस से लेके आते हैं। कहाँ गया, कहाँ गया, यहाँ पे आते हैं ना। तो यहीं पे एक ठो और पढ़ा देते हैं, ठीक है ना, यहीं पे छूटा था ना। ठीक है ना, जल के शोधन में उपयोग करते हैं, ठीक है ना। चलो भैया, तो चार्ली लॉ के बाद इसी पे एक और नियम पढ़ा देते हैं। इसका नाम क्या है भाई, एवोगाद्रो वांट हाफ नियम। क्या नाम है, आओगाद्रो। इसको क्या बोलते हैं, आओगाद्रो। वांट हाफ नियम, ठीक है भैया, खुश, हैप्पी, ठीक है ना, खुश हो ना। अब एवोगाद्रो वांट हाफ नियम, बात समझ में आ रहा है। ठीक है भाई, तो देखो क्या एवोगाद्रो क्या कहते हैं, पहले एवोगाद्रो क्या कहते हैं, तो समझो एवोगाद्रो क्या कहते हैं। समान दाब और ताप पर विलयनों के समान आयतन में विलेय के अणुओं की संख्या समान होती है।
बात समझ में आ रहा है ना? समान दाब और ताप पर, समान दाब और ताप पर विलयनों के समान आयतनों में विलेय के अणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है भाई, समान दाब और ताप पर विलयनों के समान आयतनों में विलेय के अणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है ना? विलेय के अणुओं की संख्या क्या होती है भाई? समान होती है। अब अणुओं की संख्या किससे रिलेटेड है? मोलों की संख्या से रिलेटेड है। ठीक है, क्या बोल देंगे भाई? V प्रोपोर्शनल टू N। क्या बोल देंगे? V प्रोपोर्शनल टू N। चलो भाई, तो V क्या हो जाएगा यहाँ पे? आयतन। V क्या हो जाएगा भाई? आयतन। N क्या हो जाएगा? अणुओं की संख्या या फिर मोलों की संख्या से हो जाएगा। ठीक है, यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो V इक्वल टू के एन, तो V अपान एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? K हो जाएगा भाई। मतलब समान आयतन में समान अणुओं की संख्या होगी, अगर इसका रेशियो भी लेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है भाई, चलो एक लास्ट है, आदर्श विलयन के लिए वन हाफ का जो समीकरण है। एक मिनट, अब दो नियम रहने देते हैं। अच्छा, दो नियम रहने देते हैं। ठीक है भाई, आगे देखो। आदर्श विलयन, तनु विलयन के लिए वन हाफ समीकरण। आदर्श विलयन, तनु विलयन के लिए वन हाफ समीकरण। ठीक है, इन दोनों में क्या करना है भाई? हमें वन हाफ समीकरण बताना, आदर्श विलयन या तनु विलयन के लिए। ठीक है ना? फिर से एक बार समझाएं, देख लो भाई। यहाँ पे समान दाब और ताप पर
समान दाब और ताप पर विलयनों के समान आयतनों, विलयनों के समान आयतनों में विलेय के अणुओं की संख्या समान होती है। विलेय के अणुओं की संख्या समान होती है। तो बोल देंगे आयतन अगर V होगा तब V प्रोपोर्शनल टू N बोल देंगे। क्या बोल देंगे भाई? V प्रोपोर्शनल टू N। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट V इक्वल टू K इंटू N हो जाएगा। V बाई N इक्वल टू कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, और एक बार यह ऑस्मोसिस देख लो। ये क्या है भाई? परासरण क्या है? तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक न्यूनतम दाब परासरण दाब कहलाता है। जैसे सिंपली अगर हम बोले कि अगर कोई विलयन है तो उसके दो, अगर उसमें अर्धपारगम में झिल्ली लगा देते हैं तो कम विलायक का जो सांद्रता जिधर कम रहेगा उधर से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं। मतलब विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं। ठीक है, तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं, तो इसे हमें रोकना है। तो रोकने के लिए जितना न्यूनतम दाब लगाते हैं उसे क्या बोलेंगे भाई? जितना न्यूनतम दाब लगेगा उसे क्या बोलेंगे? परासरण दाब बोल देंगे। ठीक है, और कोई समस्या? रिवर्स ऑस्मोसिस का डायग्राम एक बार फिर से समझाइए। देखो भाई, तो पहले रिवर्स ऑस्मोसिस को समझने के लिए आप पहले देखो पहले परासरण क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है। तो ऑस्मोसिस में हमने पढ़ा है कि विलायक के जो कण है, विलायक के जो कण है वह कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते रहते हैं। विवेक कुमार, ठीक है ना? क्या करते हैं? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते रहते हैं। ठीक है ना? तो जब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं तो उसके ऊपर हम एक दाब लगाते हैं जिससे परासरण की क्रिया क्या होती है? जिससे परासरण क्या होता है? यह रुक जाता है। परासरण क्या होता है भाई? रुक जाता है। ठीक है ना? जब परासरण रुक जाता है तो इसके ऊपर और दाब लगा दे, मतलब इतना दाब लगा दे कि अधिक सांद्रता वाले अणु कम सांद्रता की ओर गति करने लगे। अधिक सांद्रता वाले कम सांद्रता की ओर गति करने लगे तो उसको हम क्या बोल देते हैं भाई? प्रतिलोम परासरण। क्या बोल देते हैं? प्रतिलोम परासरण। बात समझ में आ गया? चलो हटाते हैं, वापस आते हैं। एक टॉपिक है यहाँ पे खत्म करके फिर आगे चलते हैं। ये देखो, ठीक है, हेडिंग क्या है भाई? आदर्श विलयन तनु विलयन के लिए वन हाफ समीकरण, है ना? आदर्श विलयन तनु विलयन के लिए वन हाफ समीकरण। तो बायल का नियम क्या है भाई? बायल का नियम क्या है भाई? पाई प्रोपोर्शनल टू सी, है ना? चार्ल्स का नियम क्या है? चार्ल्स का नियम क्या है? पाई प्रोपोर्शनल टू टी। तो देखो, पाई प्रोपोर्शनल टू सी, पाई प्रोपोर्शनल टू सी, तो पाई प्रोपोर्शनल टू हम कह देंगे सी टी। पाई प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? सी टी। ठीक है, तो
पाई, अब यहां पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दो तो क्या हो जाएगा, यस सी टी। यस क्या है, विलयन स्थिरांक है। यस क्या है, विलयन स्थिरांक है। ठीक है भाई, अगर ध्यान दो। अब देखो सांद्रता, सांद्रता C बराबर यन अपान भी होता है। अगर यन बराबर 1 हो तो 1/v हो जाता है, ठीक है ना। तो सांद्रता C बराबर यन बाई भी, इसका वैल्यू यहां पे पुट कर दो तो पाई बराबर यस इंटू यन अपान भी इंटू टी, यह हो जाएगा। बोलो भाई, ठीक है ना। अब देखो मोलों की संख्या, मोल यन बराबर डब्लू बाई एम, मोल यन बराबर डब्लू बाई एम। सी क्या है, सी सांद्रता है बच्चा, सी सांद्रता है। तो मोल यन बराबर डब्लू बाई एम, तो इसको यहां रिप्लेस कर दो तो पाई बराबर यस डब्लू टी अपान एम इंटू भी, एम इंटू भी हो जाएगा। और यही वाला आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है भाई, फिर से समझ लो। आप क्या करना है, तनु विलयन या आदर्श विलयन के लिए वान हाफ समीकरण बताना है। क्या बताना है, वान हाफ समीकरण बताना है। के क्यों नहीं लगाए, के लगाना था, लेकिन यहाँ पे विलयन के लिए जो लिया जाता है वो यस लिया जाता है ना। क्यों, कोई दिक्कत नहीं, के के स्थान पे हमने यहाँ पे यस को रिप्लेस किया, ठीक है ना। के स्थान पे कितना लिया, यस लिया है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए। हिमांशु हेलो सर, भगवती कैपिटल एम, कैपिटल एम सॉरी कैपिटल एम। आगे देखिए भाई, पहले बायल का नियम पहले लगाएंगे। बायल का नियम क्या था, पाई प्रोपोर्शनल टू सी होता है। पाई प्रोपोर्शनल टू कितना होता है भाई, सी। और चार्ल्स का नियम कहता है पाई प्रोपोर्शनल टू टी होता है। तो पाई प्रोपोर्शनल टू सी टी, दोनों को ऐड कर देंगे ना। दोनों समीकरण को, अगर समीकरण 1 मान लिया उसको समीकरण नंबर 2 मान ले, तो दोनों समीकरण को क्या करेंगे भाई हम लोग, दोनों समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो जब दोनों समीकरण को ऐड कर लेंगे तो पाई प्रोपोर्शनल टू सी टी हो जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देंगे, क्या करेंगे भाई, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम लोग हटा देंगे। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने पे यहाँ पे के ना लेकर के स्थान पे हमने कितना ले लिया भाई, यस लिया। यस क्या है, विलयन स्थिरांक है। यस क्या है, हाँ के भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, स्मॉल एम और कैपिटल एम में अंतर बच्चा यही है कि स्मॉल एम हम लोग मोललता के लिए यूज करते हैं। स्मॉल एम को हम किसके लिए यूज करते हैं, मोललता के लिए। किसके लिए उपयोग करते हैं, मोललता के लिए, ठीक है ना। आगे देखो, तो सांद्रता C बराबर n अपान भी होता है। मतलब एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या सांद्रता कहलाती है ना। मतलब इसको लिख सकते हैं क्या, मोल प्रति आयतन। मोल प्रति आयतन को क्या कहते हैं हम लोग, सांद्रता कहते हैं। मोल प्रति आयतन को हम लोग क्या कहते हैं भाई, सांद्रता कहते हैं। आगे देखो, तो अब यन अपान भी हो गया, सी का मान कितना हो गया, यन अपान भी, सी का मान रख दिए। अब मोल यन बराबर डब्ल्यू बाई एम होता है, तो इसका मान रख देंगे डब्ल्यू बाई एम, तो यस डब्ल्यू टी अपान एम भी हो जाएगा, यह हो जाएगा। अब बात है कि यस का मान सर कितना होता है, तो 0.0821 होता है। यस का मान कितना होता है, 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति मोल होता है।
प्रति डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। ठीक है भाई, चल ठीक है भाई, चलें आगे। चल। वापस से हम यहाँ आ गए अपने टॉपिक पे। यह हो गया। अब अपने पास लास्ट टॉपिक पर बचा है वांट हाफ गुणांक, ठीक है ना। लास्ट टॉपिक बचा है वांट हाफ गुणांक। वांट हाफ गुणांक, वांट हाफ गुणांक लास्ट टॉपिक बचा है। ठीक है ना। चलो भाई, तो देखो हमने अनुसंख्य गुणधर्म कितना पढ़ा, 4 ठो अनुसंख्य गुणधर्म पढ़ लिया, क्या क्या, ठीक है ना। 4 ठो अनुसंख्य गुणधर्म पढ़ा, क्या क्या, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, उसके बाद हिमांक में उन्नयन, क्वथनांक में अवनमन, ठीक है ना। और एक लास्ट हमने पढ़ लिया परासरण दाब, क्या पढ़ लिया भाई, परासरण दाब। तो यह 4 ठो हमने पढ़ लिया, क्या यहाँ पे हमने 4 ठो पढ़ लिया, क्या भाई, अनुसंख्य गुणधर्म। अब देखो अनुसंख्य गुणधर्म में हमने फिर उसके पहले क्या पढ़ा था कि जितने भी अणुओं के जो मतलब किसी भी विलयन में जो विलेय की अणुओं के ऊपर गुण निर्भर करता है उसे क्या बोलते हैं, अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। तो अब हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे वांट हाफ गुणांक पढ़ना है। कहते किसे हैं वांट हाफ गुणांक, तो किसी अनुसंख्य गुण के, किसी अनुसंख्य गुण के प्रायोगिक, किसी अनुसंख्य गुणधर्म के, किसी अनुसंख्य गुण के प्रायोगिक मान तथा वास्तविक मान, प्रायोगिक मान तथा वास्तविक मान के अनुपात, वास्तविक मान के अनुपात को वांट हाफ गुणांक कहते हैं। बात समझ में आ गया। बात समझना, सुनो पहले क्या कह रहा है भाई, किसी अनुसंख्य गुण के, किसी अनुसंख्य गुण के प्रायोगिक मान, प्रायोगिक मान जो प्रैक्टिकली हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। प्रायोगिक मान मतलब जो हम प्रैक्टिकली निकालते हैं, लैब में हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। और वास्तविक मान जो कि पहले से फिक्स है, निकाल के रखा गया है, उनके अनुपात को वांट हाफ गुणांक कहते हैं। उनके अनुपात को क्या बोलते हैं, वांट हाफ गुणांक बोलते हैं। और ध्यान देंगे जो यूपी बोर्ड में पढ़ते हैं, यह कट गया है भैया, यूपी बोर्ड के सिलेबस में यह कटा है, यूपी बोर्ड वालों को यह नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। वह इस क्लास को स्किप कर सकते हैं इसके बाद से, यूपी बोर्ड में यह नहीं पढ़ना है, ठीक है। आगे देखो,
क्या कहते हैं, 1/2 गुणांक कहते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा भाई, आई बराबर हो जाएगा प्रायोगिक अनुसंख्य प्रायोगिक अनुसंख्य गुण बटे वास्तविक अनुसंख्य गुण। यही रेशियो क्या कहलाता है, यही रेशियो क्या कहलाता है भाई, 1/2 गुणांक को आई से कहते हैं, क्या कर रहा है, अनुसंख्य गुणधर्म के प्रायोगिक मान तथा वास्तविक मान के अनुपात को, मतलब दोनों मान जो निकाल लिए हो पहले से ही, दोनों मान निकालना हम लोग पढ़ लिए हैं। अदिति पटेल कब से पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हो भाई, एक बार फिर से पूछ लो। ठीक है, तो अनुसंख्य गुणधर्म दोनों हम निकाल चुके हैं प्रैक्टिकली, और जो पहले से होता है दोनों का सिर्फ रेशियो ले लो, क्या कहलाता है, 1/2 गुणांक। क्या कहलाता है भैया, 1/2 गुणांक कहलाता है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट लाइन क्या लिख देंगे हम लोग, किसी पदार्थ के संगुणन या वियोजन, किसी पदार्थ के संगुणन या वियोजन होने पर उसके गुण आई गुना हो जाते हैं। क्या लिखेंगे, किसी पदार्थ के संगुणन या वियोजन होने पर उनके मान आई गुना हो जाते हैं। ठीक है ना, आगे चलें, फटाक से नोट करो। ठीक है, अब ध्यान दो, इसका गुणा इधर कर दो, इसका गुणा इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, कहेंगे प्रायोगिक मान, प्रायोगिक मान बराबर आई गुणे वास्तविक मान। प्रायोगिक मान बराबर आई गुणे वास्तविक मान। ठीक है भाई, तो यहां से आई का मान ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, चलो सबको थैंक यू। हाँ, यस का मान, अच्छा एस का जो मान होता है भाई, अच्छा यस का मात्रक पूछ रहे हो ना, यस का मात्रक लीटर वायुमंडल पर डिग्री पर मोल। फिर से देख लो, यस बराबर 0.0821 लीटर वायुमंडल पर डिग्री पर मोल, यह एस की वैल्यू है। ठीक है भैया अदिति, ठीक है भाई। अब देखो इस आई का हम लोग गणना करेंगे, ठीक है ना, अगले टॉपिक अगले दिन आएंगे, बस 10 मिनट का क्लास बचा है, आई की गणना, आई की गणना।
कि आई का जो मान है वह कैसे निकालेंगे। यह लास्ट टॉपिक बचा है, 10-15 मिनट का है, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद यह सिलेबस खत्म हो गया, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। तो इसके बाद यह सिलेबस खत्म, मतलब यह विलयन खत्म हो जाएगा, ठीक है। लास्ट टॉपिक बचा आई की गणना कैसे करते हैं, ठीक है ना। खासकर यूपी बोर्ड वाले ध्यान देंगे कि यूपी बोर्ड में यह नहीं है, यूपी बोर्ड में यह सिलेबस में कटा है, लेकिन और बाकी बोर्ड वाले इस पर पढ़ेंगे, ठीक है ना, बाकी बोर्ड वाले इस पर ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो हम क्लास को यहीं ओवर करते हैं। अब अगले दिन मिलेंगे, क्वेश्चन के साथ ही मिलेंगे, क्वेश्चन के साथ मिलेंगे और इस टॉपिक को करा देंगे, ठीक है ना। मिलेंगे क्वेश्चन के साथ, उसके बाद ये टॉपिक को हम लोग मतलब 1/2 कोफिशिएंट आई का गुणा, मतलब 1/2 कोफिशिएंट क्या होता है, आई होता है, इसका आई का कैलकुलेशन कैसे करेंगे और वाई का कैलकुलेशन भी करना सीख जाएंगे और साथ ही क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो आपके लिए क्वेश्चन और आई का गुणा कैसे, मतलब आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। राम बाबू कुमार, ओके ओके, ठीक है ना। तो आप लोग इस चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज करते रहो, फिर हम इसके लिए क्वेश्चन लेकर आते हैं, ठीक है। ओके, क्लास को ओवर करते हैं भाई।